बहुत थर्मामीटर शशि रंजन लाल। आज की इस एपिसोड में मेहमान वो हैं जिनको मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि हेवी वेट पॉलिटिशियन है, भारी भरकम है और हरियाणा की राजनीति में इनकी बड़ी चर्चा रहती है। कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। अब आपको कांग्रेस में पता है कि कई सारे गोत्र हैं, तो शैलजा गोत्र के जबरदस्त सिपाही हैं और असंध से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पे। अब इतना कहने के बाद तो आप समझ गए होंगे मैं शमशेर सिंह गोगी साहब की बात कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है। तो वक्त, हालात, मौसम कैसा है इधर? सब कुछ फेवर में, बाबा की फुल कृपा है। कृपा तो है, शैलजा जी की और हुड्डा साहब की कृपा है कि नहीं है? जनता की जब कृपा है तो शैलजा जी और हुड्डा साहब जनता से बात थोड़ी, वो भी जनता में ही है। आपकी मैडम शैलजा जी आजकल दिख नहीं रही हैं हरियाणा में, तो मैंने कहा गोगी साहब से ही पूछता हूँ कहाँ गई हुई हैं, कहाँ हैं? आप 30 तारीख को यहाँ आ जाना, मैं आपको शैलजा जी से मिलवा दूँ। अच्छा, मतलब आने वाली हैं। तो अभी गायब कहाँ है? मतलब नहीं, पूरे हरियाणा में वो घूम रही हैं। आज भी वो बहुत सारे लोग उनको मिलने के लिए गए। मेरे ख्याल में हिसार में थी। मेरे को बहुत सारे लोगों का जो यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने कहा जी फोन आया, मगर तुम अपना यहाँ काम करो, 30 तारीख को यही मिलेगा। ठीक। ये बीजेपी वाले लोग आजकल बहुत प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं बताइए कांग्रेस के लोग अपने दलित नेताओं का सम्मान नहीं कर पाते, दलितों पे ये अत्याचार हो रहा है। बताइए, आप उस कांग्रेस के पीछे घूम रहे हैं जहाँ दलितों का कदर नहीं। पहले आपने देखा अशोक तंवर साहब का कदर नहीं, शैलजा जी का कदर नहीं। लेकिन बीजेपी वालों को मेरे ख्याल में ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। अपना घर देखो उनका। कल योगी आदित्यनाथ जी असंध में आए थे, खट्टर साहब की फोटो ही नहीं थी। खट्टर साहब हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी, और करनाल बैक ड्रॉप पे उसकी फोटो नहीं थी। करनाल से एमपी भी है, मंत्री हैं कैबिनेट के, मंत्री भी है, एमपी भी है, मंत्री भी है। तो इसके बावजूद भी हालात क्या है। लेकिन हम बीजेपी वालों की तरह आईटी सेल के सहारे से इलेक्शन नहीं लड़ते। हम जनता से अपना जो प्यार देते हैं उसी प्यार को वापस लेके इलेक्शन लड़ते हैं। शैलजा जी का स्वागत है, वहाँ घुटन महसूस कर रही है, बीजेपी में आने। देखिए किरण चौधरी एमपी भी हो गई राज्यसभा में। शैलजा जी को सुसाइड नहीं करना है, वो कांग्रेस में रहेगी और कांग्रेस की बहुत हैवी वेट नेता है, वो राष्ट्रीय नेता है वो, और सबसे बड़ी नेता बनेगी आगे। ठीक है, तो शैलजा जी 30 तारीख को आ रही, मतलब हरियाणा आ गई है? बिल्कुल, असंध में आ रही है। असंध आ रही है 30 हाँ, तारीख को, बिल्कुल, और बाकी हरियाणा में घूम रही है। बिल्कुल। तो मतलब क्योंकि इधर 2-3 दिन से आप तो देख रहे होंगे ना, लगातार चल रहा है कि शैलजा जी कहाँ है, शैलजा जी कहाँ है। तो मैंने फुर्सत निकाला, एकदम दिल्ली से गाड़ी निकाली कि गोगी जी से पता चलेगा कि शैलजा जी कहाँ है। मैं तो अपने इलेक्शन में बिजी हूं, लेकिन मैंने बात की तो मेरे पास बहुत सारे लोग आए, जो मतलब पत्रकार भी आए पूछने के लिए। मैं कहा भाई दुनिया पलट सकती है लेकिन शैलजा कांग्रेस नहीं छोड़ सकती, ये किसी कीमत पे नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत हवा में है, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें क्या आ गई, तो उनको लग रहा है कि सारे वोट जो है वो मतलब कांग्रेस के हो गए। 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि बीजेपी कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है। ये मुगालते में ना रहे बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले लोग। अब ऐसे है, देखो टाइम काटने के लिए कुछ ना कुछ नैरेटिव तो बनाना ही पड़ेगा। अगर बीजेपी ने इतना ही अच्छा काम किया है तो विकास गिना दे। कल योगी आदित्यनाथ जी असंध में कह गए हैं, बटोगे तो कटोगे। बताओ कौन सी मार काट हो रही है। मानसिकता से ही आप हिसाब लगा लो, क्या मानसिकता है इन लोगों की।
इन लोगों ने समाज को, भाईचारे को बिगाड़ने के अलावा पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया। अगर विकास किया होता तो विकास के नाम पे वोट मांग लेते। यहाँ पे अमित शाह जी आए थे मिंदरगढ़ में, वो कह रहे थे मैं मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं होने दूंगा। कौन कर रहा है यहाँ? किसी ने मांगा है? लेकिन एक ऐसी बात कहनी है जिससे समाज के अंदर नफरत फैले, समाज के अंदर बंटवारा हो, और उससे ये तो सगे दो भाइयों को लड़ा के, बाप बेटे को लड़ा के भी वोट ले सकते हैं। इसका निचले स्तर का कोई पता नहीं है कहाँ है, अताल पताल का नहीं बीजेपी का पता। ऊपर का काम ये करते हैं। आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में पिछले 10 वर्षों में बिना खर्ची पर्ची की नौकरी, पारदर्शिता, ईमानदारी, सुशासन रहा है। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि दलितों का सम्मान, पिछड़ों का अधिकार, बिना खर्ची पर्ची वाले। आजकल आप लोग सब कोटा बांट रहे हैं नौकरियों की। अब देखो ऐसे है, अगर उनको झूठ भी बोलना है तो कुछ भी बोले, लेकिन यहाँ अगर पिछले 10 साल में किसी का विकास हुआ है तो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का हुआ है। सारी तो बीजेपी के दफ्तर बन गए, पता नहीं गेहूं बेच के, चीनी बेच के पैसे ले आए होंगे। पट्टी कल्याणा में ही एक आरएसएस का ऑफिस बना है, कितने 100 करोड़ रुपया लगा है वहां, वो कहां से आया? आप करनाल की मंडी में चले जाओ, इलेक्शन का टाइम है, और आप धीरे धीरे पूछना उनसे भी किस आड़ती से कितने पैसे लिए, बाकी तो छोड़ दो, त्रावड़ी और करनाल ही बहुत है। 735 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी के करनाल में आए। अगर आप पूरी इंक्वायरी करा के 35 करोड़ ही साबित कर दो तो जो सजा बीजेपी देगी मैं लेने को तैयार हूं। मैंने विधानसभा में खट्टर साहब को कहा था, आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, बल्कि फ्लोर पे वादा किया था कि मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा, आज तक नहीं, लेकिन अब होगी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जनता ने फैसला कर लिया है, और उस सरकार में अगर मेरा हिस्सा हुआ तो इंक्वायरी जरूर होगी। 735 करोड़ जनता का है, किसी को खाने नहीं दिया जाएगा। ये जो आप चार्जेस लगा रहे हैं, करप्शन के चार्जेस जो लगा रहे हैं आप, हाँ, तो ये चुनावी मौसम वाले चार्जेस हैं, ऑपोजिशन वाले चार्जेस हैं, या उसका कोई एविडेंस भी है आपके पास? मेरे पास एविडेंस है, और मैंने विधानसभा में फ्लोर पे 27 फरवरी को ये लगाया था, और ये भी खट्टर साहब को कह दिया था कि जब ये इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी तुम यहाँ नहीं होगे। वो 11 दिन बाद ही चला गया, मैं क्या करूँ? आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसकी इंक्वायरी होगी? 100% मैं इंक्वायरी कराऊंगा। मेरी कंप्लेंट ऑलरेडी दर्ज है, आरएसएस के दफ्तर की इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। 1 साल पहले कंप्लेंट की थी कि पैसा कहां से आया, किस खाते में आया। एक माधवी ऐसा कोई एनजीओ बना के उसके नाम से बना रही है, आरएसएस का अपना खाता ही नहीं है, आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसा काम तो कोई ऐसा काम ऐसी पार्टी करती है या कोई ऐसी संस्था करती है जिसने देशद्रोह करना हो। जो देशभक्त है वो तो रजिस्टर्ड है। आपने अभी ये कहा कि सरकार आई और उसमें अगर मेरा कोई रोल रहा या मेरी कोई भूमिका रही, ये समझ नहीं पाया। मैं समझ नहीं पाया कि आपकी भूमिका से क्या संदर्भ है। मेरी भूमिका तो सरकार में रहेगी। मैंने ये कहा कि अगर सरकार आई, आज मैं कह दूं भाई रिजल्ट ये आएगा, अब मैं बीजेपी का आदमी तो हूं नहीं, मैं कह दूं 75 पार आएगा। बीजेपी वाले इस तरह के नरेटिव बनाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी सरकार, मगर दूसरी बार कब बनी थी वो बताओ। 40 सीट आई थी, जनता ने तो नकार दिया था, लूट गठबंधन की सरकार पड़ी थी। तो आप भी तो कह रहे हैं ना कि लोकसभा में हाफ कर दिया, विधानसभा में साफ कर देंगे, तो आप लोग भी तो कह ही रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि जब उनकी 10 आई तब उनकी 40 आई, अब उनकी 5 आई है तो 20 से नीचे आएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूँ।
मैं कहता हूँ बीजेपी को कितनी आएगी? मैं कहता हूँ 20 नहीं हो सकती, 19 हो सकती। कांग्रेस को कांग्रेस के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। मतलब कितना? 65 पार, 55 पिछली- पार, 75 पार, 85 पार, 95, 90 पार, यमुना पार। यमुना पार तो बीजेपी जा चुकी है, तभी योगी को लेके आई। योगी आदित्यनाथ जी को इसीलिए बुलाया गया है ना, अपने सारे से जो ना चल सके उसको बैसाखियों की जरूरत पड़े। तो बीजेपी 20 के नीचे, आपको मैंने बता दिया। कांग्रेस कितना के ऊपर? पिछले आज तक का कांग्रेस का 67 का रिकॉर्ड है, वो ध्वस्त होगा। मैं कुछ नहीं कहता, मैंने कहा पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त होगा। अरे तो पिछला 67 है, आप उसको 68 होगा, 68 होगा, 69 होगा, 70 होगा। बीजेपी वाले भी पिछली बार 75 पार कह रहे थे। मैं कह रहा हूं कि ये जो जनता है, इन्होंने एक रिकॉर्ड चौधरी देवीलाल के टाइम में भी बनाया था 85 का। क्या पता क्या करते जनता। अच्छा, 85 पार भी हो सकता है। जनता जनार्दन है, जनार्दन है, भगवान है। बगल में देख लीजिए पंजाब और दिल्ली है, वहाँ क्या हालत हुई है। अभी आप अगला इलेक्शन आएगा उल्टा हो जाएगा। समझा नहीं मैं। पंजाब में जिस दिन इलेक्शन होगा, अच्छा, आप पंजाब के बारे में कह रहे हैं? आप कह रहे हो ना मुझे पंजाब, लगा हरियाणा के कह रहे हैं। हरियाणा में तो हो चुका है मामला। अच्छा, यहाँ तो सिर्फ अब मोहर लगनी 8 तारीख। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो गोगी जी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल कांग्रेस के कैंडिडेट 2 लाख जो नौकरियां ये कह रहे हैं कि आएगी सरकार कांग्रेस की तो देगी, तो ये असंध में इतना कोटा, यहाँ इतना कोटा, वहाँ उतना कोटा, ये कोटा सिस्टम जो कांग्रेस के कैंडिडेट कह रहे हैं, ये किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है या कोटा आएगा भी? एक छोटा सा ब्रेक। कीप रोलिंग। ना हो गया। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी और कार्यक्रम थर्मामीटर शशि रंजन वाला, और आज के मेहमान हैं असम से कांग्रेस के कैंडिडेट शमशेर सिंह गोगी साहब। ये सुना नौकरी वोकरी अभी सरकार आई नहीं, आप लोग बांटना शुरू कर दिए। बड़ा वीडियो देख रहा था मैं अभी रास्ते में आपका भी चल रहा है भाषण कि इतना का कोटा आ जाएगा, इतना मिल जाएगा। उधर नीरज शर्मा, उधर कुलदीप शर्मा, ये सब के सब नौकरी अभी से बांट रहे हैं। मैंने तो खैर कोटा लिया, लेकिन मैं इसके पक्ष में भी नहीं, लेकिन मैं इसके पक्ष में जरूर हूं कि हम मेरा हल्का जो असंध है, असंध जो है एक बैकवर्ड एरिया के तौर पे आज तक इसके साथ दुभाग हुई है, और मैं ये दावा करता हूं सरकार में आने वाले समय में असंध के साथ दुभाग नहीं होगी। देखो, सरकार जिस तरीके से भी चलेगी, यहाँ के भी प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो वो बातें जो हैं वो जरूर होंगी। सरकार पहले जब भी सरकार चली है, चाहे सिरसा चली, चाहे हिसार चली, चाहे कहीं और चली, चाहे रोहतक चली, भूलिए बस 10 साल चली रोहतक, जहां भी चली, 10 साल चली। अब मतलब वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। मतलब समझा नहीं मैं। अब 90 के 90 लोगों को। गोगी साहब, आप मुझे बहुत इंटेलिजेंट मत समझिएगा, मैं बड़ा एवरेज इंटेलिजेंस वाला आदमी हूँ, तो मुझे खुल के बताइएगा कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो 90 आदमी है, हाँ। तो 90 आदमियों को जो विकास का काम है वो बराबर होगा। विकास में नौकरी भी है, सब कुछ है उसमें, रोजगार उसी में आता है। तो रोजगार हो मत या कोई भी विकास का कार्य हो, कोई मतलब इंडस्ट्रियल एरिया बनाना हो, जैसे संत को जिला ही बनाना है, सबसे बड़ा विकास का कार्य है। एक मेरी तमन्ना है कि संत के अंदर स्पोर्ट्स कॉलेज बने, ताकि हमारे बच्चे भी ओलंपिक में, हम जरा टीवी पे बैठ के देख सके भी हमारे बच्चे खेलते हैं। ये मैं समझना चाह रहा हूँ। तो मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी तो 90 हल्के हैं,
तो 2 लाख नौकरी है तो डिवाइडेड बाय 90 तो इतना 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 सबको मिल जाएगा। ये तो साहब आप कुछ भी कह सकते हो, ये तो जो आप लोग कह रहे हैं हमने मैं तो कहा ही वही नहीं। कह आप रहा तो हूं। ये कह रहे हैं कि एक विकास का जो काम होगा वो प्रतिभा के हिसाब से होगा, योग्यता के हिसाब से होगा, लेकिन हमारी योग्यता को कोई इग्नोर करेगा तो उसके लिए हम लड़ेंगे। ठीक है, असंत का दर्द क्या है और असंत में चैलेंजेस क्या है आपके सामने? असंध का सबसे बड़ा दर्द है असंध को जिला बनाना, और एक हमारे ऊपर टोल टैक्स लगा रखे है प्योंत में, हाँ। असंध करनाल के बीच में। आज के दिन जजिया टैक्स है हमारे ऊपर। असंध से हेडक्वार्टर करनाल जाना होता है, डीसी एसपी सारे हेडक्वार्टर वहां है, तो हर रोज 200 रुपए का भुगतान करो फिर जाओ। तो ये सिंगल रोड है, इलीगल है वो। मैंने गडकरी जी को भी चिट्ठी लिखी, कहते बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन हमारा तो काम नहीं किया उसने संध वालों ने। जवाब आया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहां पे वन वे ट्रैफिक होती है टोल उस पे लगता है, सिंगल रोड पे कहीं लगता ही नहीं है, और वो भी एक डिस्ट्रिक्ट के बीच में, एक सब डिवीजन से दूसरी सब डिवीजन के बीच। अगर लगाना था तो जींद से आगे तक वो सड़क जाती है, जींद बॉर्डर पे लगता है। तो ये इस तरह की स्पोर्ट्स कॉलेज मेरी तमन्ना है। हेल्थ और एजुकेशन बर्बाद है बिल्कुल। एक जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में चाहता हूँ कि संघ के अंदर डेवलप हो, तो यहाँ के लोगों को जो रिफाइनरी का एंसिलरी का भी बोध उठा सकती है, तो फिर हमारे लोगों को काम धंधा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उससे मतलब संघ के लोगों को भी अपना प्रोग्रेस करने का टाइम मिलेगा। हमारा तो ऐसा एरिया है कि सबसे बाद में सब डिवीजन बनी, सबसे बाद में तहसील बनी। ये तो मेरे पैदा होने के बाद की बातें बता रहा हूँ। अब मेरी तमन्ना है भी असंध को भी उतने ही लोग जाने जितने किसी चीफ मिनिस्टर बने हुए के हल्के को जाने। असंध उसके पीछे नहीं ना। 2019 में असंध से एक सीट कांग्रेस की झोली में। अब 2024 है, असंध में फिर बहुत सारे लोग खड़े हैं, जिले राम शर्मा है, ये है वो है, जो कैंडिडेट है सबके सब खड़े हैं। आपका कंपटीशन या आपके सामने कौन खड़ा है? मेरे साथ जनता खड़ी है, और जनता के सामने कोई खड़ा हो सकता है? लोकतंत्र है ये। कांग्रेस का या गोगी साहब का मुकाबला किसके साथ है? मैं कहता हूँ आपको जनता से किसी का मुकाबला होता ही नहीं कभी। लोकतंत्र में जनता से कोई नहीं भिड़ सकता, और मेरा इलेक्शन जनता लड़ रही है। आपने माहौल देख लिया, आते जाते पूछते हुए चले जाना। एक असंध में जब आप घूमते तो सड़कों को लेकर करके लोगों में बहुत गुस्सा भी है, नाराजगी भी है और दर्द भी है। आप चाहे पुंडरी की तरफ से आ जाएं, आप चाहे कैथल कलायत की तरफ से आ जाएं या पानीपत की तरफ से आ जाएं, जो सड़कों की हालत है, आप तो इस इलाके में घूमते हैं तो आपको पता होगा। नहीं, बहुत सारी सड़कें हैं जिनके टेंडर हो गए, 4 साल पहले वैसे रुके हैं। तो 2-3 ऐसी सड़कें हैं जो मेन, जिसकी आप पुंडरी वाली की बात कर रहे हैं, वो 33 फुट की सड़क बननी है 10 मीटर, लेकिन वो मैंने विधानसभा में सवाल उठा दिया, वो मंजूर हो गया। वो बीजेपी के जो लोकल नेता थे, जो आजकल इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी वीडियो भी चल रही, वो चाहते ही नहीं कि और बने, उन्होंने और रुकवा के रखी। अब 8 तारीख के बाद मौसम बदल जाएगा, जिस दिन मौसम बदल जाएगा सड़क भी बदलती।